नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्वास्थ्य क्लासेस में। तो हम अपने पहले क्लास के अंदर शुरुआत कर रहे थे इंडियन पॉलिटी की, और इंडियन पॉलिटी के अंदर हमने भूमिका बनाना शुरू किया था। आज हम कुछ फीचर्स और संविधान सभा के गठन से संबंधित बातें आज के सेशन में करने वाले हैं। हमने लास्ट टाइम संविधान की बातें की थी, संविधान क्या होता है जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। आज हम उससे आगे एक और चीज़ जान लेते हैं जिसकी चर्चाएं बार बार होती हैं, और इस क्लास के अंदर अक्सर हम उस शब्द का इस्तेमाल बार बार फ्रीक्वेंटली करेंगे, और वो शब्द है राज्य। ठीक है, यदि हम भारत का बेयर एक्ट पढ़ते हैं, भारत का कानून जब भी हम पढ़ेंगे तो उसमें बार बार एक शब्द आता है, राज्य ऐसा ना करे, राज्य यूं करे, स्टेट शैल डू दिस, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट दिस। यानी कि कुल मिलाकर बार बार एक शब्द हमारे सामने आएगा, वो है स्टेट स्टेट स्टेट। ठीक है, अब हमारे भारत वाले, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, हमें लगता है कि भारत के अंदर जितने राज्य हैं उनकी बातें हो रही हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है। तमाम चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर चलती रहती हैं, लेकिन भारत के संविधान में जो स्टेट है उसकी व्याख्या हम आगे चलकर करेंगे, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा के अंदर आगे ब्रीफ में जानेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ जो ये शब्द राज्य आया है वो राज्य देश के संदर्भ में आया है। किस संदर्भ में आया है? देश के संदर्भ में आया है, जिसे कि सरकार माना गया है, राज्य माना गया है। पहले हम वो समझ लेते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए हम ये देख लेते हैं कि भारत एक देश है, लेकिन राजस्थान एक देश नहीं है। ठीक है साहब, चलिए अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आधुनिक विचारक फिल्मोर के अनुसार राज्य एक मनुष्यों का वह समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से बसा हुआ है। सबसे इजी डेफिनेशन है, यानी कि आप खुद से ट्राई करके देखना। जैसे आपके दिमाग में आएगा इंडिया, है ना, इंडिया के बारे में आएगा यार इंडिया देश कैसे? भाई इंडिया देश ऐसा है कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, हम किसी से युद्ध खुद से लड़ सकते हैं, हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मान लो हमें पाकिस्तान पर मिसाइल चलाने की ज़रूरत है, सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है, तो हमें अमेरिका से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने अपने इच्छा से ये काम कर सकते हैं क्योंकि हम शक्ति संपन्न हैं। यानी राज्य आज की परिभाषा से तो हमें समझ में आता है, यानी एज ए कंट्री के रूप में तो हमें राज्य समझ में आता है, लेकिन ये परिभाषा मॉडर्न परिभाषा है। पुरातन काल से ये क्या चला आ रहा था? ठीक है भाई साहब, पुरातन काल से राज्य 4 प्रमुख भागों से मिलकर बना है, यानी 4 प्रमुख भाग ऐसे हैं जिनसे मिलकर राज्य का निर्माण हुआ है। यदि राज्य कुछ है तो उसके पास सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है साहब, यदि राज्य है तो उसके बाद एक भूभाग होना चाहिए, एक निश्चित टेरिटरी होनी चाहिए। ठीक है, यदि राज्य है तो उसके पास सरकार होनी चाहिए जो उसका अधिकार उसकी बात माने, और यदि राज्य है तो उसके पास एक चौथी चीज और होनी चाहिए जिसे हम बोलते हैं संप्रभुता। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसे? सोवर्निटी या संप्रभुता। अब भाई साहब, ये जो गवर्नमेंट और सोवर्निटी है ना, इसके लिए हम इंडियंस ने बहुत लड़ाई करी है। यदि आप में से किसी ने इतिहास पढ़ा हो तो मॉडर्न इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि एक अंग्रेज एक मिशन भेजते हैं हमारे यहाँ पर, जिसका नाम होता है क्रिस्प मिशन। ठीक है, तो जब ये क्रिस्प मिशन आता है, अंग्रेजों ने हमसे पता है क्या करना? अंग्रेजों ने कहा कि यार आप एक काम करो, आप लोग हमसे डोमिनियन स्टेटस ले लीजिए। हमने कहा मतलब ये कि आप हमसे ये स्वीकार करवा लीजिए कि आप अपनी सरकार चलाएंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। हम अंग्रेजों को तो आप बस एक चीज़ दे देना। भाई क्या चीज़ दे देना? ये चीज़ दे देना कि भैया अंतिम जो फैसला है वो अंग्रेजों का होगा। ठीक है, इसी बात पर फिर अंग्रेजों ने जब ये बात बोली थी तभी तो भारत छोड़ो आया था।
अभी तो हमने बोला कि भाई निकल लो यहाँ से, बाहर छोड़, अभी ये भी निकलो, खत्म हो लो नहीं से। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या है भाई? हमने सुना कि क्रिस्पिएशन आया, हमने डोमिनियन स्टेटस मांगा, क्या चीज़ है भाई? डोमिनियन स्टेटस ये चीज़ है कि बीइंग एन इंडियन सारे फैसले आप करेंगे, ठीक है सर, लेकिन जब फाइनल डिसीजन का जो टाइम आएगा वो अंग्रेज करेंगे। मतलब भाई, मतलब ये सपोज करेंगे कि जैसे हमने डिसाइड करा कि यार हम पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, आप तैयार, हम तैयार, पूरा देश तैयार। हमने अंग्रेजों से कहा कि भाई साहब ऐसे ऐसे करना है, अंग्रेज करेंगे मन नहीं, मूड सा नहीं हो रहा है। ये क्या बात हुई भाई? तो मतलब यदि हमारे फैसले, फाइनल फैसले भी अंग्रेज ही लेंगे तो हम आज़ाद कैसे हुए, है ना? तभी हमने कि इंडियंस ने, भारत ने फिर सिचुएशन को परमिशन नहीं दी। तभी बाद में आप देखेंगे कैबिनेट मिशन आया था, वो सब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर है। जब भी हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तब हम जानेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी हम इसके अंदर भी देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अब हम बात कर लेते हैं टेरिटरी की, भूभाग की। भाई सिंपल सी सीधी सी बात है, जहां पर जनसंख्या होगी तो वहां पर टेरिटरी, एक निश्चित भूभाग भी होगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं सरकार की। सरकार क्या है भैया? सरकार एक ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट है, यानी कि संगठनात्मक व्यवस्था है, ठीक है? और संप्रभुता यानी खुद से फैसले लेने की जो पावर है वो संप्रभुता कहलाती है। अब हम एक एक करके चारों पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। जनसंख्या, जनसंख्या क्या होती है? हमने कहा साहब, जनता ही जनसंख्या होती है, ठीक है भाई? देखो, राज्य के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जनसंख्या। क्यों? क्योंकि राज्य है क्या चीज? अब भाई मनुष्यों का ऑर्गेनाइजेशन ही तो है, मनुष्य ही तो रहते हैं वहां पर। प्लेटो ने अपनी पुस्तक के अंदर बताया कि भाई एक आदर्श राज्य में 5040 होने चाहिए, पर हमें इस बात से कोई मतलब ऐसा खास है नहीं, ठीक है? अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विद्वान लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताया। अरस्तु ने 10,000 बताया हुआ है कि राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं भूभाग की। एक निश्चित भूभाग राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है। बिल्कुल भाई, यदि लोग रहेंगे तो किसी क्षेत्र में तो रहेंगे, उस क्षेत्र की कोई सीमा तो होगी, ठीक है? ऐसे राज्य के क्षेत्र के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, डी टॉकविल आदि छोटे राज्यों के पक्षधर हैं, परंतु वर्तमान में राज्य का क्षेत्र कम होना हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि कम क्षेत्र वाले राज्य आर्थिक और जैविक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। यानी कि जिन राज्यों के पास क्षेत्र कम है वो आर्थिक दृष्टि से और जैविक दृष्टि से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, ठीक है? अब हम बात कर लेते सरकार। सरकार राज्य का संगठनात्मक तत्व है। यह राज्य का अभिन्न अंग है जो राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तथा नीतियों को क्रियान्वित करता है। चल, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये जो सर्किल है ये एक ग्रुप है, ठीक है? अब इस ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं अच्छी खासी मात्रा के अंदर लोग हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप में से यदि किसी ने किसी संगठन के अंदर काम करा हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर लीडर का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लीडर ही वो व्यक्ति होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन प्रदान करता है, दिशा देगा। तो हम मान लेते हैं कि ये 50 से 100 लोगों के बीच का ग्रुप है। अब इस ग्रुप के अंदर
मैंने एक व्यक्ति को बोला कि अरे भाई तू एक काम करियो, इस सर्किल के अंदर ना किसी और को मत आने दियो। यानी एक मैंने अपॉइंट कर दिया आदमी जो इस सर्किल के अंदर किसी को आने नहीं देगा। एक को मैंने बोला कि यार तू ये ध्यान रखियो कि जितने लोग हैं ना इस घेरे में, ये आपस में लड़ ना मारे, तू इस चीज का ध्यान रखियो। एक को मैंने बोला कि यार तू एक काम कर, इन सब लोगों से पैसा बेड़ा कर ले, पैसा इकट्ठा कर ले, यदि कोई इमरजेंसी आए तो उस कंडीशन में उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, तो देखो बाहर से हमने जिस व्यक्ति को बोला कि भाई तू ध्यान रख लियो, वो क्या हो गया भाई साहब, वो हो गया रक्षा मंत्री। बाहर ही दुश्मनों से रक्षा कर रहा है जो रक्षा मंत्री हो गया सर। जिसको मैंने बोला कि यार अंदर झगड़ा ना हो जाए देख लियो, वो हो गया हमारा भाई साहब गृह मंत्री। ठीक है, रक्षा मंत्री के पास भाई साहब क्या है, देश की सेना है। गृह मंत्री के पास क्या है, देश की पुलिस है। वित्त मंत्री के पास क्या है, अर्थव्यवस्था वाले के पास पैसा है। ठीक है, एक मैंने अपॉइंट कर दिया कि यार तू ध्यान रखियो, तेरे पास वॉकी टॉकी है, किसी को संदेश पहुंचाना हो तो तू पहुंचा दियो, वो संचार मंत्री हो। ऐसे हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए लोगों के अंदर। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन आए कि यार ये जो हुक्म दे रहा है, जो बंदा ये बोल रहा है कि तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, वो कौन भाई साहब? वो प्रधानमंत्री हो गए। अच्छा ठीक है साहब, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि यार ये जो डिपार्टमेंट हम बांट रहे हैं ये सब तो अंग्रेजों ने भी किया हुआ था ना, ये हमें करने की क्या जरूरत आ रही है? अंग्रेजों ने भी सारे के सारे मंत्री रखे हुए थे, जज रखे हुए थे, सेना रखी हुई थी, पुलिस फोर्स रखी हुई थी, सब कुछ तो था। बिल्कुल, मैं कहता हूँ बिल्कुल सही बात है, सब कुछ था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये जो फैसले लेने वाले लोग हैं ना, ये हम डिसाइड नहीं करते थे। मतलब कि ये जो जनता है ना, ये 50 से 100 लोग जो इस घेरे में हैं, इनसे नहीं पूछा जाता था कि कौन रक्षा मंत्री होगा, कौन गृह मंत्री होगा, कौन। अंग्रेज डिसाइड करते थे, उनके जो मन में आता था वो गृह मंत्री, उनके जो मन में आता था वो पुलिस कमिश्नर। समझ रहे, ये सिस्टम होता था। मतलब ये है कि अब जो डिसीजन होता है वो डिसीजन कौन लेता है? हम लेते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे अभी लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनावों के अंदर एनडीए की सरकार बनी। ठीक है, अब जिन लोगों की सरकार बनी उन लोगों को चुनाव किसने कराया? हम ही लोगों ने तो करा। हमारे द्वारा चुनाव हुआ व्यक्ति ही वहां गया और वहां जाकर उसने हमारे लिए प्रधानमंत्री का चुनाव कराया। ठीक है, हमारे द्वारा चुने गए मंत्री ही, कोई रक्षा मंत्री, कोई वन मंत्री करके बैठे हुए हैं। मतलब क्या समझे भाई साहब? मतलब ये समझे कि ये जो भीड़ दिख रही है ना हमें इस बोले में, ये जनता है भाई साहब। क्या है ये जनता? ये जनता ही डिसीजन लेती है कि हमारा नेता कैसा हो। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सर्किल में लोग हैं ये क्या है, इसी जनता का, इसी जनता के द्वारा जनता के लिए इसी जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है वही तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। क्योंकि आपको पता होगा कि तीन तरह की शासन व्यवस्था होती है। पहली
लोकतंत्रात्मक, दूसरी राजतंत्रात्मक, तीसरी तानाशाही। लोकतंत्रात्मक, जनता के लिए, जनता द्वारा, ठीक है। राजतंत्रात्मक, राजा का बेटा राजा बनेगा। तानाशाही, ये आता डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतंत्रात्मक तरीके से आता है, लेकिन कोशिश ये करता है कि अब मेरा ही राज रहे। तो कुल जमा आपको बात समझ आई होगी कि राज्य होने के लिए सबसे पहली चीज हमें जनसंख्या चाहिए, एक निश्चित भूभाग चाहिए और एक ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट चाहिए, जो कि होती है सरकार। अब हम समझ लेते हैं कि संप्रभुता क्या होती है। कैनल के अनुसार संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है। इसका आशय है कि राज्य अपने क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तियों तथा समुदायों को आज्ञा प्रदान कर सके, इन आज्ञाओं का पालन करा सके और बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त हो, अर्थात दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छानुसार संबंध स्थापित कर सके। समझते हैं हम इस चीज को। अपना जो स्टेट होता है वो खुद से नीतियों का निर्माण करता है, ठीक है साहब। अब मान लीजिए उन नीतियों में किसी का हस्तक्षेप है, तो क्या हम सब प्रभु है? नहीं, हम बिल्कुल संप्रभु नहीं। क्यों भैया? क्योंकि जो भी नीतियां हम बना रहे हैं उन पे किसी और प्रति अधिकार है या किसी का प्रेशर है, तो हम संप्रभु नहीं है। संप्रभु कब होंगे ना? जब जितनी भी नीतियां, जितने भी फैसले हम कर रहे हैं वो सब हम खुद से कर पाए, यानी कि उन पर किसी अदर स्टेट का या किसी अन्य देश का कोई प्रभाव ना हो। अक्सर आपने अखबार में पढ़ा होगा कि भारत सरकार जब भी कोई पॉलिसी लाती है तो उसको पब्लिक डोमेन में डालती है और उस पर फीडबैक भी लेती है, ठीक है। अब हमारा जो इंडिया है वो इतना जनसंख्या के मामले में इतना बड़ा देश है कि हम यहाँ पर स्विट्जरलैंड के जैसे हर बात पे डिसीजन नहीं करवा सकते, चुनाव नहीं करवा सकते। इसलिए हम आप देखते होंगे कि जितना भी मैनिफेस्टो होता है, मैनिफेस्टो के अंदर सरकार यानी कि जो भी पार्टी होती है वो पार्टी बता देती है कि यार अगले 5 साल में ये काम करूँगा, आपकी इच्छा हो तो हमें और प्रधानमंत्री चुन लेना, नहीं तो कोई बात नहीं सर। लेकिन जहाँ जनसंख्या घनत्व इतना नहीं है वहाँ ये चीज़ नहीं होती। जैसे कि स्विट्जरलैंड है, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ पे तो रेफरेंडम करवा देते हैं कि हाँ भाई ठीक है बताओ यहाँ ये चीज़ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ संभव नहीं है, इसलिए हम 5 साल के अंदर जो काम होते हैं उसका एक मैनिफेस्टो तैयार करते हैं और पब्लिक के आगे प्रस्तुत करते हैं कि देखो ये सब ये काम होगा, ऐसे ऐसे होगा, 5 साल में कर देंगे। तब हम मेरे हिसाब से उन्हें वोटिंग के द्वारा चुनते हैं, ठीक है साहब। ये हम पढ़ चुके हैं सरकार के अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो अगली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम बात करेंगे संविधान सभा के, और वहाँ से हमारा ये पॉलिटी स्टार्ट होगा। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।